इस वीडियो में हम लोग एक बिल्कुल ही नई दवाई उपाडेसिटिनिब के बारे में बात करेंगे, जो कि बाजार में रिनवोक नाम से उपलब्ध है। अभी केवल रिनवोक नाम से उपलब्ध है। तो ये जो दवाई है, ये जैनस काइनेज इनहिबिटर, जैक इनहिबिटर ग्रुप की दवाई है। तो जैक इनहिबिटर ग्रुप की ही कई दवाइयों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जिसमें टोफासिटिनिब एंड रुक्सोलिटिनिब, जो कि काफी ज्यादा अभी पॉपुलर हो रही है। तो वो दवाइयों के बारे में बात की थी। तो उसी दवाई के उसी फैमिली का ये भी मेंबर है, उपाडेसिटिनिब। तो ये दवाई सबसे पहले रिमेटॉइड अर्थराइटिस में एफडीए के द्वारा, जो एफडीए हेल्थ अथॉरिटी है अमेरिका की, उसके द्वारा ये अप्रूव हुई थी 16 अगस्त 2019 को। मतलब कि अभी कुछ साल पहले ही ये दवाई रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए इसको अप्रूवल मिला था। और जैसे जैसे इसका इफेक्ट आता गया, तो ये दूसरी बीमारियों में भी इसका अप्रूवल दिया गया, जिसमें जोड़ की बीमारियां हैं, जैसे कि सोराइटिक अर्थराइटिस, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसके अलावा नॉन एक्सियल स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस। ये 4 जोड़ की बीमारियों में ये दवाई अप्रूव की गई। उसके अलावा ये दूसरी जो बीमारियां हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज में भी इसका उपयोग लाया जाने लगा। और स्किन में कौन सी बीमारी में उपयोग में लाई जा रही है, तो वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस। अब इसका उपयोग जो विटिलाइगो है उसमें भी अब रिसर्च में चल रहा है, और रिसर्च में इसका काफी पॉजिटिव बेनिफिट मिला है। तो अभी रिसर्च फेज में है विटिलाइगो के उपयोग में। लेकिन जो बाकी बीमारी हमने बात की, उसमें अब ये डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा ये और भी कुछ बीमारियों में यूज हो रही है, जैसे एसएलई, जाइंट सेल आर्ट्राइटिस। तो ऐसी बीमारियों में भी उपयोग में लाई जा रही है। तो ये मेडिसिन जो है वो 15 mg से लेके 30 mg के डोज में अधिकांश केसेज में इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन कुछ केसेज में इसको 45 mg के डोज में भी इसको यूज किया जा रहा है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों में इसको हाई डोज में भी डॉक्टर्स दे रहे हैं। अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी क्षमता है, इसकी इफिकेसी कितनी है। तो अभी के जो उपलब्ध प्रमाण हैं, उस आधार पर यह दवाई काफी कारगर, काफी इफेक्टिव मेडिसिन बन के उभर रही है। और यहां तक कि कुछ अथॉरिटीज ये भी रिकमेंड कर रही हैं कि जो कन्वेंशनल दवाइयां जो हैं, यदि नहीं काम कर रही हैं, तो वहां पर भी इस दवाई के असर आने की काफी ज्यादा उम्मीद है। जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस जो बीमारी है, खुजली वाली, जिसमें बच्चों के या बड़े व्यक्ति के शरीर पे खुजली वाले रैशेज आ जाते हैं, चकत्ते आ जाते हैं। तो उनमें जो पुरानी, जो वेल इस्टेब्लिश्ड, जो पहले से जो अच्छी दवाइयां हैं, यदि वो भी फेल कर जाएं, तो वहां पर इस दवाई को इस्तेमाल में लाई जा रही है, और काफी केसेज में पॉजिटिव बेनिफिट निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन के तौर पे इफिकेसी के बारे में ये काफी कारगर दवाई बन के उभरी है। लेकिन जब इफिकेसी की बात होगी, तो फिर इसकी बात आ जाएगी कि सेफ्टी की क्या बात है। मतलब कि ये दवाई कितनी, इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में भी बात किया जाए। तो इसके साइड इफेक्ट के बारे में हम जब बात करेंगे, तो इसके साइड इफेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक तो सामान्य साइड इफेक्ट और एक खतरनाक साइड इफेक्ट। तो सामान्य साइड इफेक्ट बहुत कंसर्निंग वाले साइड इफेक्ट नहीं होते, मतलब बहुत चिंताजनक नहीं है। जो खतरनाक साइड इफेक्ट है वो चिंताजनक है। तो सामान्य साइड इफेक्ट में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जो ऊपर सांस की नली का इन्फेक्शन है, वो बहुत ही सामान्य है। कुछ रिसर्च में तो ये भी पाया गया था कि 20% से लेकर 25% लोगों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसमें देखा जाता है। तो उसमें साइनसाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इसके अलावा कभी कभी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकाइटिस, मतलब पूरा ही जो सांस का रास्ता है, विशेषकर ये जो ऊपर वाला, उसमें विशेष तौर पे अधिकांश मरीजों में इन्फेक्शन देखा गया था। इसी तरह जो एडोलेसेंट हैं, मतलब जो किशोरा अवस्था वाले बच्चे हैं, उनमें पिंपल्स काफी बच्चों में देखा गया था। तो इन्फेक्शन के लिस्ट में हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का जो इन्फेक्शन है, उसका एक्टिवेशन, हर्पीज जोस्टर। तो हर्पीज जोस्टर जो है वो खतरनाक नहीं है, पेनफुल है, दुख देने वाला बीमारी है। उसमें रैशेज आ जाते हैं किसी विशेष हिस्से में, जैसे लगे जल गया, झलके पड़ गए हैं। तो वो खतरनाक नहीं है, लेकिन दर्द जो करता है वो बड़ी मुश्किल वाली। तो इसलिए इसको डेंजरस साइड इफेक्ट में नहीं क्लासिफाई किया गया है। तो हर्पीज जोस्टर कुछ मरीजों में देखा गया है, तो क्रोनिक और पीड़ा देने वाला साइड इफेक्ट ये पैदा कर सकता है। इसी तरह पेट में इसके तमाम तरह के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। तो पेट में जो साइड इफेक्ट है, उसमें नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेट दर्द होना, अपच होना, इस तरह के साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं। तो ये सब तो सामान्य साइड इफेक्ट है, जो कि कोई चिंता की बात नहीं होती है, और अधिकांश केसेज में आसानी से हल्के फुल्के दवाइयों की मदद से या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स, इन सब की मदद से, या कभी कभी खुद भी ये परेशानी ठीक हो जाती है। जो इसके गंभीर साइड इफेक्ट हैं, जो खतरनाक साइड इफेक्ट, वो मैं डिस्कशन उस पर इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो होता है वो होता है खतरनाक क्वालिटिक इन्फेक्शन। जो हल्के फुल्के इन्फेक्शन थे उसकी तो हमने बात कर ली, लेकिन कभी कभी खतरनाक टाइप के इन्फेक्शन भी देखे गए हैं।
तो खतरनाक टाइप के इन्फेक्शन में न्यूमोनिया और सेलुलाइटिस दो तरह के इन्फेक्शन देखे गए हैं। इसके अलावा जो दूसरे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन भी देखा गया है। मतलब हर कीटाणु के द्वारा इसमें इन्फेक्शन का रिस्क, जो इन्फेक्शियस कीटाणु हैं उनके द्वारा बढ़ने का चांस होता है। तो अब ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको हमेशा इवेल्युएट करता है कि आप किसी प्रकार के रिस्क वाले कंडीशन में तो नहीं हैं। जैसे कि टीबी का इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको दवाई देने से पहले डॉक्टर कुछ टीबी के टेस्ट कराता है, जैसे कि मैन2 टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है। इसी तरह दूसरे जो इन्फेक्शन है जैसे न्यूमोनिया है तो उसको चेक करने के लिए डॉक्टर एक्सरे करवा लेता है। तो कुछ टेस्ट करा करके ही डॉक्टर आपको ये दवाई देता है। इसी तरह से जैसे वायरल इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, तो ये सब इन्फेक्शन का भी टेस्ट डॉक्टर पहले करा लेता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का चेक करवाता है जिससे पता चल जाता है। तो जितने सिंपलर और आसान टेस्टों को करा करके ही डॉक्टर आपको ये दवाइयाँ देगा, जिससे कि ये श्योरिटी हो सके कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा जब दवाइयाँ चलती रहेंगी तो उस दौरान भी डॉक्टर आपके लक्षण को देखता रहेगा, आपसे पूछता रहेगा, और किसी प्रकार का इन्फेक्शन के साइन हो जैसे बलगम आना, खांसी आना, बुखार आना, तो उस कंडीशन में डॉक्टर तुरंत दवाई बंद करके उनको फिर चेक करता है, उनको पता करता है कि कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन्फेक्शन जो है कभी कभी जानलेवा साबित हो चुका है। दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो है इसका हार्ट के ऊपर अटैक, हार्ट के ऊपर डैमेज करना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और उसी से मिलता जुलता साइड इफेक्ट स्ट्रोक देखा गया है। तो ये उन मरीजों में ज्यादा देखा गया जो ज्यादा उम्र के थे, स्मोकर्स थे, या फिर हार्ट की कुछ पहले से बीमारियां थी, या फिर फैमिली में हार्ट की बीमारियां थी। तो वो मरीज जो होते हैं ज्यादा रिस्क पे होते हैं हार्ट के साइड इफेक्ट के। तो डॉक्टर आपका देखेगा, आपसे बात करेगा, फिर ही दवाई देगा, कुछ टेस्ट कराएगा, ECG कराएगा, कुछ टेस्ट इस तरह करा करके ही फिर आपको ये मेडिसिन देता है। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है थक्के बनना, खून के थक्के बन जाना, जिसमें आर्टरी में जो धमनी है, वेन में जो सिरा है, उनके अंदर थक्के बन सकते हैं। तो साधारण जो थक्के होते हैं वो तो उतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं, लेकिन जैसे कि यदि फेफड़े के अंदर थक्का बन जाए, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोला जाता है, जो थक्का है वो जो फेफड़े की नसें हैं उसको ब्लॉक करने लगे, तो वो जानलेवा कई बार साबित हो जाता है, कई बार डेंजरस साबित हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है इसमें वो है कैंसर का रिस्क। तो कैंसर का रिस्क जो है वो देखा गया है कि कुछ मरीजों में कैंसर ज्यादा होता है, इसकी वजह से तो बहुत ही असामान्य साइड इफेक्ट में ये गिना जा रहा है। तो ये हर जैक इनहिबिटर ग्रुप की दवाई के साथ पाया जा रहा है। जैसे टोफासिटिनिब के बारे में बात किया था तो उसमें भी बहुत असामान्य परिस्थितियों में कैंसर का रिस्क देखा गया है। तो डॉक्टर आपको हिस्ट्री में पूछेगा कि जैसे आपकी कोई कैंसर का इलाज पहले तो नहीं चला है, कैंसर से संबंधित कोई दवाइयाँ तो नहीं चली हैं, और आपकी फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये सब पता करने के बाद ही डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है। इसी तरह से कुछ असामान्य साइड इफेक्ट जैसे बॉवल परफोरेशन, मतलब आंत का फट जाना, आंत में छेद हो जाना, तो वो भी इसके साइड इफेक्ट में देखा गया है। तो ये सब जो खतरनाक साइड इफेक्ट थे ये रिसर्च में बहुत असामान्य ग्रुप के साइड इफेक्ट में है। तो जो इसका फायदा निकल के आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, और साइड इफेक्ट जो साधारण वाले हैं वो थोड़ा कॉमन है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो असाधारण साइड इफेक्ट हैं वो अधिकांश केसेस में जांच से पता चल जाएंगे, बात करने से, हिस्ट्री से पता चल जाएंगे, और बहुत थोड़े मरीजों में ही खतरनाक और बिल्कुल ही जो अनफॉर्चुनेट केसेज हैं उन्हीं में प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। तो जो फायदा है उसका ज्यादा है नुकसान की तुलना में। तो ये जो मेडिसिन है ये हमेशा डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। इसके साथ एक अच्छी चीज ये भी निकल के आ रही है इस दवाई के साथ में, रिसर्च में कि 12 साल के ऊपर के बच्चों में भी ये दवाई दी जा सकती है, वृद्ध लोगों में भी ये दवाई दी जा सकती है। साथ में यदि कोई लीवर का मरीज हो और किडनी का मरीज हो तो उनमें भी ये दवाई दी जा सकती है, हालांकि डोज कम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये इसकी सेफ्टी अच्छा निकलते आ रही है। एकदम ही लीवर डैमेज हो, लीवर के डैमेज का स्कोरिंग होता है, किडनी के डैमेज का स्कोरिंग होता है GFR के थ्रू, तो उसमें एकदम ही जो खराब केसेज हैं उन्हीं में ही ये दवाई अभी शोध नहीं हो पाई है और उसमें ही मना की जा रही है। लेकिन जो मध्यम ग्रेड के या हल्के ग्रेड के लीवर के मरीज हैं या किडनी के मरीज हैं तो उनमें भी ये दवाई चल सकती है। इसके अलावा ये दवाई का दूसरे दवाइयों के साथ भी इंटरेक्शन पाया गया है, तो डॉक्टर हमेशा आपको दूसरी दवाइयाँ जो इसके साथ में देनी है उसको चेक करके ही देगा। जैसे ये नहीं है कि आंख बंद करके दवाई दे दी जाए। तो ये सब इसके फायदे और नुकसान थे। अभी के समय इंडिया में इस दवाई का क्या स्टेटस है? इंडिया में दवाई तो उपलब्ध है लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब कि कई हजार में इसकी एक एक पत्ते की कीमत है। और चूंकि अभी केवल रिनवोक नाम से आ रही है दवाई, रिनवोक,
तो इस वजह से ये जो दवाई है, जैसे जैसे दूसरी कंपनियां बनाने लगेंगी, दूसरी जो फार्मा की कंपनियां बनाने लगेंगी, तो ये दवाई का दाम सस्ता होता जाएगा, जैसा कि टोफासिटिनिब के केस में हुआ था। जैसे टोफासिटिनिब पहले बहुत महंगी दवाई थी, अभी एकदम सस्ती दवाई हो गई है। तो उसी तरह ये दवाई भी आने वाले समय में अपने देश में बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, और इसका पॉजिटिव बेनिफिट भी लोगों को मिलने लगेगा। थैंक यू।